हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, एक छोटा सा टॉपिक है कि आखिर भारत में सिकंदर का आक्रमण कैसे हुआ था और कैसे भारत क्या सोच के भारत में आया था सिकंदर, विश्व विजेता था सिकंदर, भारत में क्या सोच कर आया था। तो दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सी बातें कुछ सिकंदर के बारे में बता देता हूँ। देखो, ये हमारा भारत है, इधर पड़ता है यूरोप। यूरोप महाद्वीप में एक जगह पड़ती है मकदुनिया। मकदुनिया पड़ता है दोस्तों यहाँ पर। और मकदुनिया में ही क्या हुआ था, सिकंदर का जन्म हुआ था। तो सिकंदर का जो जन्म हुआ था ना, वो हुआ था कहाँ पर, मकदुनिया में हुआ था। सिकंदर के बारे में कुछ बेसिक बातें मैं यहाँ पर बता देता हूँ। जन्म कब हुआ था सिकंदर का, तो एक प्रश्न तो ये आता है कि सिकंदर का जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था। तो सिकंदर का जन्म मकदुनिया में हुआ था 356 ईसा पूर्व में। दोस्तों, इनके बारे में और भी बेसिक बेसिक बातें, जैसे इनके गुरु का नाम पूछा जाता है एक तो, कि इनके गुरु कौन थे। तो इनके गुरु का नाम है अरस्तु। और जिसके गुरु ऐसे हो उनका पता है शिष्य कैसा होगा। और अरस्तु के भी गुरु प्लूटो थे। मैं आपको थोड़ा सा और बता देता। अरस्तु के गुरु कौन थे, प्लूटो थे। प्लूटो माने जाते हैं। तो इनके गुरु का नाम अरस्तु था। और अरस्तु के गुरु कौन थे, तो इनके गुरु पूछे तो कभी बता देना प्लूटो इनके गुरु थे। फिर आगे बात करता हूँ मैं सिकंदर के बारे में। ध्यान देना, सिकंदर यहाँ से क्या करेगा, भारत में आएगा। लेकिन उससे पहले थोड़ी और बातें करते हैं। इनके पिता का नाम फिलिप बताते हैं। जबकि इनके घोड़े का नाम की अगर बात करूँ मैं, तो इनको घोड़ा भी कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। इनके घोड़े का नाम था ब्यूके ब्यूके फिला या ब्यूके फेल्स। ब्यूके फेल्स भी बोलते हैं, कई जगह आपको ब्यूके फेल्स लिखा मिलेगा, ब्यूके फेल्स। इस घोड़े के नाम पे तो इसने एक नगर भी बनाया था सिकंदर ने। तो देखो, सिकंदर भारत में क्यों आया था। कहते हैं कि इसने कोई ग्रंथ पढ़े होंगे, हमारे यहाँ के बहुत सारे ग्रंथ। कहते हैं कि इसने पढ़ा था, उसमें ये बताया था कि उस ग्रंथों में भारत के बारे में ऐसा बताते थे कि भारत सोने की चिड़िया थी, इतना धन कहीं है ही नहीं भारत में जितना धन है। ऐसी ऐसी बातें उस ग्रंथ में पढ़ी इसने। कहते हैं कि बहुत सारे ग्रंथ पुराण हो गए, बहुत सारे ग्रंथ पढ़ता रहता था। तो ऐसा बताते हैं कि इसने धन को लूटने की इच्छा इसके मन में आई। और सभी अलग अलग किताबें बताती, कुछ ना कुछ अलग ही थोड़ा बहुत आंकड़ा रहता है। लेकिन अधिकांशतः जो माना जाता है वो ये माना जाता है कि सिकंदर धन की इच्छा को पूरी करने के लिए भारत में आया था। तो सिकंदर जो है, इसका जन्म होता है मकदुनिया के अंदर। मकदुनिया में 356 में जन्म होता है। गुरु का नाम अरस्तु था, पिता का नाम फिलिप बताते हैं। और ये घोड़े का नाम ब्यूकेफेल्स या ब्यूकेफिला था। बाद में इसी के नाम पर एक नगर भी बसाया था इन्होंने। अब मैं आगे बात करता हूँ, ध्यान देना दोस्तों। अब महत्वपूर्ण बातें कर रहे हैं हमें भी। अभी इनके पास सेना भी बड़ी तगड़ी थी। कहते हैं कि इनके पास जो सेना थी ना, वो इनके पास दो तरह की सेना थी। एक थी जल सेना, एक थी थल सेना। यानी कि एक तो थी नेवी, एक थी आर्मी। जल सेना का जो प्रमुख था ना, जल सेना का प्रमुख हुआ करता था, ऐसा बताते हैं कि निर्याकस जल सेना का प्रमुख हुआ करता था। और फीस में इतना तो नहीं पूछता वैसे। एक और आता क्रेटेरस। क्रेटेरस उसमें थल सेना का प्रमुख हुआ करता था। ठीक है, थोड़ा सा ये एक बार देखना पड़ेगा, देख लेना इसको। ये जल सेना का ये है निराकस और थल सेना का क्रेटेरस। फिर आगे बात करते हैं। इसके बाद में एक इसका प्रमुख वो आता है साथ में, जो मेन सचिव बोल सकते हैं उसको, सेल्यूकस निकेटर भी आता है, जो कि बाद में अपने भारत में रुका भी था वो। कहते हैं कि यहाँ पर सिकंदर के बारे में और भी कुछ बातें हैं। सिकंदर की फिर हम मृत्यु करेंगे, मृत्यु कब होगी वो देखेंगे। अब इसको भारत में लाते हैं हम। सिकंदर मकदुनिया से भारत में आया था। कहते हैं कि एशिया माइनर से होते हुए आया था। एशिया माइनर, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, अफगानिस्तान से होते हुए आता है इधर भारत में। ये जो है ना, ये एशिया माइनर से आता है। एशिया माइनर से ये भारत में आता है। और भारत में आके कहाँ पहुँच जाता है दोस्तों, ये आपके यहाँ पड़ता है एक दर्रा। आप सभी ने अगर ज्योग्राफी पढ़ा हो तो उसमें आता है यहाँ खैबर दर्रा। भारत में इसने खैबर दर्रे से भारत में प्रवेश किया था। यहाँ एक दर्रा पड़ता है खैबर दर्रा। खैबर दर्रे से सिकंदर भारत में प्रवेश करता है। ये दर्रा जो था ना, ये अफगानिस्तान से गिलगित को जोड़ता है वर्तमान में अगर देखा जाए तो। यहाँ से ये सिकंदर आया था। कहते हैं कि सिकंदर की सेना ने जैसे तैसे करके सिंधु नदी को पार कर लिया। सिंधु नदी को पार करने के बाद आधी सेना थक गई थी। कहते हैं कि सिंधु के आगे एक और नदी आती है, आप सबको पता है, झेलम नदी, जिसका उद्गम शेषनाग झील से होता है। तो झेलम नदी आ गई आगे।
अब झेलम नदी के बाद में जैसे तैसे झेलम नदी को भी इन्होंने पार किया। पार करने के बाद ऐसा बताते हैं कि रावी नदी और झेलम नदी के बीच वाला क्षेत्र जो है पोरस राजा के अधीन आता था। अब कहते हैं कि यहाँ पर कुछ सेना थी और सेना ने व्यास नदी के आगे जाने से मना कर दिया क्योंकि सेना थक गई थी। निराकस जी ने हाथ जोड़ लिए कि देखो महाराज, बात यह है कि हमारी सेना तो थक गई, अब आप कहो जैसा करें हम। तो सेना में बीमारी चालू हो गई, सेना के अंदर इतना पानी पानी में रह के सेना बीमार पड़ गई, आप बताओ क्या करें। तो कहते कि सिकंदर को सेना ने मना कर दिया कि नहीं, हम आगे नहीं जा सकते अब। तो कुछ दिनों तक कहते हैं कि सिकंदर यहीं रहा। अब यहाँ पर एक तरफ तो पड़ गया पोरस राजा का क्षेत्र, एक तरफ पड़ गया सिकंदर यहाँ पर। अब ये सिकंदर इस जगह खड़ा है, अभी सिकंदर यहाँ खड़ा है, इधर पोरस राजा को पता चलेगा। उसी समय गंधार में तक्षशिला, गंधार में क्या था, तक्षशिला विश्वविद्यालय। अब तक्षशिला विश्वविद्यालय में कहते हैं कि यहाँ 12 टीचर पढ़ा रहे थे, सबसे पहले इन्हीं को पता चला था। हालांकि ऐसा बताते हैं कि गंधार का राजा उस समय का आम्बी हुआ करता था और आम्बी राजा से पहली बार इनकी दुश्मनी थी, मतलब लड़ाई झगड़े की अगर बात करें तो आम्बी ने से लड़ाई करने का था, लेकिन बीच में पोरस आ गया। तो कहते हैं कि पोरस राजा को पता चलता है तो पोरस जाता है सिकंदर से लड़ाई करने के लिए। अब पोरस भी गया, तलवार बलवार लेके गया, साथ में 200-250 सैनिक भी जितने भी लेके गया होगा, तो गया सिकंदर से लड़ने के लिए। अब सिकंदर के पास तो लाखों में सेना। कहते कि ये जैसे तलवार लेके गया, सामने सिकंदर को खड़ा देखा, पीछे सेना ऐसे खड़ी है जैसे पेड़ पौधे खड़े हैं, ऐसी सेना ही सेना। कहते कि राजा पोरस ने, कहते कि ऐसा बताते कि युद्ध लड़ा था। युद्ध लड़ने के बाद कहते कि साहस दिखाया और उसके बाद कहते कि यहाँ पर इनका युद्ध हुआ था। ऐसा बताते हैं कि सिकंदर और पोरस के बीच में युद्ध हुआ था। वेरी मोस्ट है दोस्तों, ये युद्ध आता ही आता है एग्जाम में। यहाँ इनके बीच में युद्ध होता है, इस युद्ध का नाम था हाई डे स्पीच का युद्ध, या फिर इसी को बोलते हैं विस्तृता का युद्ध। कभी कभी आपको हाई डे स्पीच नहीं देके विस्तृता देगा हो, तो याद रखिएगा दोस्तों, ये युद्ध हुआ था पोरस के बीच में और सिकंदर के बीच में। जब राजा पोरस कहते हैं कि लगता है कि राजा पोरस हारने वाला, तब राजा पोरस ने एक बात कही थी सिकंदर से कि एड़िया रगड़ या दुश्मनी निकाल ले, एड़िया रगड़ या दुश्मनी निकाल ले, भाई समझता है तो गले लगा ले और दुश्मन समझता है तो फिर हसरत निकाल ले। कहते हैं कि ये बात सुनकर सिकंदर के दिल में थोड़ी सी जगह बनी। सिकंदर को लगा यार पहला कोई आदमी ऐसा मिला मुझे जिसने साहस दिखाया लड़ने का और बाद में भाईचारा का परिचय भी दिया। तब सिकंदर को लगा, बोला आदमी ठीक ठाक है। तो कहते हैं कि सिकंदर ने फिर उसको माफ़ कर दिया और जाने दिया। कहते हैं कि वहाँ पर सेल्यूकस निकेटर को वहाँ पर छोड़ के गया था। सिकंदर मात्र 19 महीने तक भारत में रहा था, मात्र 19 महीने तक भारत में रहा था। उसके बाद सिकंदर यहाँ से चला जाता है और सेल्यूकस निकेटर को यहाँ पर छोड़ के जाता है। आगे की बहुत लंबी कहानी है। सेल्यूकस निकेटर की बेटी फिर आगे चल के फिर जो है हेलेना होगी और हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ होगा। बहुत लंबी कहानी है वो, तो मौर्य वंश पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा आपको। पर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या होता है कि पोरस राजा और सिकंदर के बीच में हाई डे स्पीच का युद्ध हुआ था। ये युद्ध एग्जाम में पूछा जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, सिकंदर यहाँ 19 माह तक भारत में रहा। कितने माह तक रहा था सिकंदर भारत में? 19 माह तक भारत में रहा था सिकंदर, भारत में रहा था। ये बात आपको याद रखना है। अब देखो आगे ध्यान देना, सिकंदर यहां से अपनी सेना लेके वापस जाता है, वापस जा रहा है। यहां पड़ता इराक, इराक में पड़ता बगदाद और बगदाद के पास में ही पड़ता दोस्तों यहां पर सिकंदर यहां आता है। कहते हैं कि यहां पड़ता रास्ते में बेबीलोन। क्या पड़ता है? बेबीलोन पड़ता है। और कहते हैं कि दोस्तों इसी बेबीलोन में इसकी मौत का कारण अभी भी इतिहास में अस्पष्ट है। कहते हैं कि बेबीलोन में 323 ईसा पूर्व में इस सिकंदर की क्या जाती है? मृत्यु हो जाती है। सिकंदर की क्या जाती है दोस्तों? मृत्यु हो जाती है। याद रखिएगा, सिकंदर की मृत्यु टोटल 33 साल में हो जाती है। मात्र 33 वर्ष का जवान छोकरा मर जाता है और विश्व विजेता था सिकंदर। इतिहास में ऐसा कोई आदमी नहीं आया इसके बाद जिसने पूरे विश्व को जीतने की चाहत रखी हो, पूरे विश्व को जीता हो। कहते ना, इसलिए तो कहते हैं कि कम जियो लेकिन कुछ ऐसा जियो कि नाम हो जाए इतिहास में। तो 33 साल का ही था मात्र, लेकिन 33 साल में इतना बड़ा नाम कर गया कि आज भी इतिहास में पढ़ा जाता है।
तो ये भारत में आया था और ऊपर से चला गया, क्योंकि इसका मेन मुद्दा इधर मगध पर आक्रमण करने का था। लेकिन धनानंद की किस्मत ऐसी कि वो बच गया, वरना धनानंद को तो ये ले डूबता, क्योंकि धनानंद तो एक नंबर का दारूड़ी आदमी था, दारू पीता था, शराब पीता था, है ना, और गोपियों के संग नाचता, रासलीला करता था। बाद में उसका वंश भी उसका भी वध होगा, क्योंकि चाणक्य की पिता चाणक्य को धनानंद ने मारा था और एक और उसको अपमानित भी किया था। तो बाद में चाणक्य करके उसको धनानंद को तो निपटा देगा, उसकी टेंशन मत लो आप, हम पढ़ाएंगे उसको भी बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। तो मेन बात यह है कि यहाँ पर 33 वर्ष की उम्र में जो है क्या होता है कि यहाँ पर सिकंदर मर जाता है और 33 साल की उम्र में बेबीलोन में मृत्यु हो जाती है। एकमात्र ऐसा इतिहास पुरुष था ये आदमी जिसका जन्म अलग जगह हुआ, जिसने राज अलग जगह किया और जिसका अंतिम संस्कार, मरा अलग जगह और अंतिम संस्कार अलग जगह हुआ है। मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इस आदमी के बारे में उल्लेख मिलता है कि इसका जन्म हुआ था यूरोप में, अलग अलग महाद्वीपों में हुआ। देखो आप, जन्म हुआ था 356 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था? यूरोप में हुआ था, मकदूनिया में। मृत्यु की अगर बात करूं मैं तो मृत्यु 323 ईसा पूर्व में हुई थी, 323 ईसा पूर्व में हुई थी। ये हुई थी दोस्तों कहाँ पर? बेबीलोन, एशिया में हुई थी, एशिया महाद्वीप में। कहते हैं कि इसको अंतिम संस्कार जो किया गया ना, इसका अंतिम संस्कार किया गया था कहाँ पर? तो अफ्रीका के अंदर किया गया था। अंतिम संस्कार सिकंदरिया शहर वैसे इसने बसाया था, ऐसा बताते हैं सिकंदरिया भी इसने बसाया था। तो संस्कार, अंतिम संस्कार जो हुआ था वो सिकंदरिया हुआ था। सिकंदरिया पड़ता है कहाँ पर? अफ्रीका में। इसका अंतिम संस्कार भी इसी समय हुआ था 323 ईसा पूर्व में। हालांकि इसने भारत में आक्रमण कब किया था ये सन भी कभी भी पूछ लेता है। तो भारत में जब आक्रमण किया था खैबर दर्रे से, तो इसने किया था 326 ईसा पूर्व में। सिकंदर का आक्रमण भारत में 326 ईसा पूर्व में हुआ था। तो ये सिकंदर का इतिहास है दोस्तों। हालांकि और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं करेंगे, क्योंकि आपके जो मेन बातें हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं वो सारी मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ। थोड़ा सा 1-2 बार और अध्ययन कर लेना। वैसे इतना भी अगर आप कर लोगे तो मुझे जहाँ तक लगता है कि कंप्लीट हो जाएगा, कोई समस्या वाली बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप थोड़ा सा ध्यान देना इसका, और सिकंदर को एक बार देख लेना। कोई थोड़ी बहुत छोटी मोटी गलती अगर होती है तो मैं आपको कमेंट करके आपको बता दूंगा, है ना। वैसे गलती तो नहीं है इसमें कोई भी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा यहाँ पर मुझे लग रहा है कि इसमें इधर उधर हो सकता है। बाकी कोई समस्या वाली बात नहीं है, आराम से इसको देखना, और कोई दिक्कत आए तो मैं कमेंट करके आपको बता दूंगा। आप भी मुझे कमेंट करके सचेत कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब सिकंदर की मृत्यु हो गई तो सिकंदर चला गया। कहते हैं कि सिकंदर की 3 इच्छाएं थी। इच्छा ये थी कि सिकंदर ये बोलता था कि देखो, सिकंदर जितना महान था ना उतनी इसकी महान सोच भी थी। जब सिकंदर की मृत्यु हुई थी, सिकंदर ने कहा था कि जब मेरी मृत्यु है ना, तब जितनी भी धन दौलत है, जितनी भी मैंने कमाई है, सब मेरे जनाजा जब निकाला जाए तो जनाजे के सामने रास्ते में बिखेर देना सारी धन दौलत को, ताकि लोगों को पता चल जाए कि मृत्यु जब आती है ना तब धन दौलत काम नहीं करती है। फिर एक और इच्छा थी इसकी कि जब मेरी मृत्यु हो ना तब सारे वैद्य डॉक्टर को बुला लेना और सारे को बोलना कि कंधा दो, ताकि लोगों को पता चल जाए कि जब मृत्यु आती तब वैद्य और डॉक्टर भी काम नहीं करते हैं। तो ये ऐसी बड़ी बड़ी बातें सिकंदर ने बोली अपने जीवन के मरने के बाद की इच्छा थी इसकी। कहते हैं कि बाद में कुछ दिनों के बाद इसकी कब्र पर कोई आदमी आया, कहता है कि शहंशाह सिकंदर है, शहंशाह सिकंदर है। कब्र पर आकर बोलता कोई व्यक्ति कि शहंशाह सिकंदर है, तो कब्र से आवाज़ आती है कि यहाँ तो शहंशाह ही शहंशाह है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, राम राम, जय हिंद, जय भारत। अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करना। बहुत बहुत धन्यवाद।